हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और इसका चैप्टर नंबर 10th जिसका नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। और इस चैप्टर का आज है बच्चों लेक्चर नंबर 19। तो देखिए आपको जो इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है बच्चों वो लेक्चर नंबर 18 का यानी पिछले लेक्चर का अंतिम भाग है। इसको हमने हटाया नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात की थी बच्चों। इसको इसीलिए नहीं हटाया है कि आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है ना, आज का टॉपिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। यहीं करेक्शन कर लेते हैं, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। इसको इसलिए नहीं हटाया है कि हम इसी कॉन्सेप्ट पर बच्चों सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निकालेंगे जिस कॉन्सेप्ट से हमने दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निकाली थी, जिससे दोनों टॉपिकों को आप आसानी से जोड़ सको, समझने में आसानी हो। हमने वहाँ रेले की कसौटी लगाई थी, यहाँ भी रेले की कसौटी लगाएंगे। थोड़ा सा संशोधन यहाँ करना होगा। ये अभिदर्शक था दूरदर्शी का, अब बच्चों किसका हो गया ये अभिदर्शक? सूक्ष्मदर्शी का। ये जो लेंस है अब ये सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक है यानी ऑब्जेक्टिव है जो कि वस्तु की तरफ रखा जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक वस्तु है ए। ठीक, तो समझते चले बच्चों, आपको बहुत आसानी होगी समझने में। जैसे ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, ये ऑब्जेक्टिव है, बाकी का ये सब हटा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब हम यहाँ पर कोई नई बात पढ़ रहे हैं, कल वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ लगाना है। तो देखें, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे। जैसे अंतर क्या था कि दूरदर्शी से हम अनंत पर स्थित वस्तुओं को देख रहे थे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बन रहा था। अब दूरदर्शी से क्या करते हैं? निकट स्थित वस्तुओं को देखते हैं। तो अब वस्तु हमारी इसके फोकस से थोड़ा सा परे होती हैं, थोड़ा सा, क्योंकि फोकस पर रख देंगे तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। आपको पता है कि फोकस से थोड़ा सा आगे, जैसे यहाँ पर इसका फोकस हो, यहाँ फोकस हो F, तो फोकस से थोड़ा सा आगे ही जब हम वस्तु को रखते हैं तो लेंस के दूसरी ओर हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और हमें वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए बच्चों। आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, मैं यहाँ अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में। ये अभिदर्शक है यानी ऑब्जेक्टिव। तो अब प्रतिबिंब v दूरी पर बनेगा। अब कहाँ बनेगा? v दूरी पर, क्योंकि वस्तु अब हमने u दूरी पर रखी है, लेकिन फोकस से थोड़ा सा ही इधर रखी है, लेकिन उस दूरी को हम f मान सकते हैं। वैसे f कब होता बच्चों? जब एग्जैक्ट फोकस पर रखी होती, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें f से थोड़ा सा बाहर है। क्लियर? तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यानी f के क्लोज है, एग्जैक्ट फोकस पर न होके फोकस से थोड़ा सा बाहर है, जिससे कि हमें वास्तविक प्रतिबिंब इधर मिले। लेकिन हमने उस u को f के बराबर मान लिया है, तो यहाँ u हमारा लगभग f के बराबर है। ठीक है ना बच्चों, ये लेंस से वस्तु की दूरी हो गई। तो अब जैसे ये a वस्तु है, इस लेंस ने इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना दिया यहाँ। ठीक है, तो हमें यहाँ सेंट्रल डिस्क मिल गई, जैसा हमने कल बताया था, ब्राइट, यहाँ बहुत रोशनी होगी बच्चों। ये सेंट्रल डिस्क, ये, और इसका विवर्तन प्रतिरूप है ये, इसके प्रतिबिंब का विवर्तन प्रतिरूप, क्योंकि ये लेंस किसका काम करेगा? द्वारक का, अपर्चर का काम करेगा, और विवर्तन प्रतिरूप हमें मिलेगा। और इसका पैटर्न देखें तो ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया बच्चों, और
इस सेंट्रल मैक्सिमा पर दूसरी वस्तु के प्रतिबिंब का, वो ये हो गया, इसके विवर्तन प्रतिरूप का निम्निष्ठ आना चाहिए इसके उच्चिष्ट के सेंटर पर। तो देखें उच्चिष्ट के सेंटर पर दूसरी वस्तु के प्रतिबिंब का यहाँ पर मिनिमा आ गया, क्योंकि ये ब्राइट है बच्चों, सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या शुरू हो जाता है? मिनिमा। जैसे ये ब्राइट हो तो ब्राइट के बाद क्या स्टार्ट होता है? यही तो मिनिमा है। तो देखें पहली वस्तु के उच्चिष्ट के सेंटर पर दूसरी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रथम निम्निष्ठ आ गया, कॉन्साइड कर गया, ओवरलैप कर गया, यानी इस समय वस्तुएं जस्ट रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक विभेदित हो रही हैं। इससे अगर कम दूरी कर देंगे तो ये और क्लोज हो जाएंगे और वस्तुओं में हम विभेदन नहीं कर पाएंगे, रिजॉल्विंग अच्छी नहीं होगी बच्चों। तो यही वो लिमिट है जिससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? विभेदन सीमा। तो अब ये कितनी दूरी पर बन गया प्रतिबिंब? v दूरी पर। वो इस पर डिपेंड करेगा कि u हमारा कितना है, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/v लेंस फार्मूला माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f इससे। और हम यहाँ पर एक बात फिर बता रहे हैं कि u जस्ट f के बराबर नहीं है, एग्जैक्ट f के बराबर नहीं है, f के बहुत क्लोज है, ठीक है। तो अब देखें ये वो दूरी है जिससे वस्तुएं जस्ट विभेदित ही हो पा रही हैं। इस दूरी को हम मान लेते हैं d मिनिमम, ये दूरी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, यही हमारी क्या होगी बच्चों? विभेदन सीमा। यानी इससे कम करते हैं तो वस्तुएं ठीक से रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। बात समझ में आ गई? अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इस थीटा की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि तब वस्तु अनंत पर थी। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये फिगर क्लियर हुआ। यहाँ पर एक बात और बता दें कि ये फोकस या वस्तु कह लो या फोकस कह लो, पास में ही हैं दोनों। ये लेंस पर कितना कोण बना रहे हैं? बीटा। बीटा ऊपर और बीटा ही नीचे। तो ये कोण कितना हो गया? एक तरीके से 2 बीटा हो गया बच्चों, वस्तु द्वारा या ये कह लें फोकस द्वारा अभिदृश्यक पर बनाया गया कोण 2 बीटा हो गया, ठीक है। देखो आपको बुक में ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि वस्तु द्वारा यहाँ पर बनाया गया कोण। मैं ये कह रहा हूँ फोकस द्वारा। इस लेंस का फोकस जो कोण बना रहा है, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज हैं तो कोणों में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, चाहे वस्तु से देख लो चाहे फोकस से देख लो। तो अलग अलग जगह अलग अलग लिखा होगा तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो अब देखें ये स्थिति रही हमारी सूक्ष्मदर्शी की, और आपने देखा ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही आई जैसे कि दूरदर्शी में थी। फ़र्क इतना हो गया कि वहाँ f दूरी पर पैटर्न मिल रहा था, यहाँ b दूरी पर मिल रहा है। वहाँ वस्तुएं अनंत पर थीं, यहाँ फोकस के निकट हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा था कि वस्तु को f से थोड़ा सा दूर रखते हैं, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है, जिससे कि प्रतिबिंब हमें वास्तविक मिलता है। जैसे ये फोकस है तो वस्तु को जैसे मैंने यहाँ रखा फोकस से इधर, अगर फोकस के अंदर रख लेता, अगर फोकस पर रखता तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता। अपवर्तन के बाद किरणें समांतर हो जाती। फोकस के अंदर रखते तो प्रतिबिंब लेंस की ही साइड में मिलता और आभासी होता। ये सब कंडीशन आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ये जितनी दूरी पर फोकस इधर है उतनी दूरी पर इधर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे और एक प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे, इस तरीके से। यही तो था बच्चों। और ये कहाँ से जाएगी? फोकस से, और आगे जाके काट जाएंगे। मैं थोड़ा और पास में मोड़ लेता हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। इसीलिए, और ये हमें मिल गया प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब मिल गया लेंस के दूसरी ओर। इसीलिए हमने यहाँ पर वस्तु को f से बच्चों थोड़ा सा ही दूर हटाया है, तब भी हमें वास्तविक प्रतिबिंब उधर मिलेगा। तो f के बहुत नज़दीक है लेकिन f के अंदर नहीं है, f से परे है, ये बात ध्यान रखनी है। तो जैसे कि मैं ये कहूँ कि f के बिल्कुल यहाँ पर है,
ऐसे भी कह सकता था मैं, ठीक है, एफ के बहुत क्लोज। तो ये हटा दें, ये तो समझानी थी केवल ये बात। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसको समझने के लिए। तो देखें, जो विवर्तन प्रतिरूप मिलेगा, पहली वस्तु का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये मिला, उसका फर्स्ट मिनिमा की कोणीय पोजीशन थीटा होगी ये, और इसके सेंटर पर दूसरी का पहला मिनिमा आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो डिस्टेंस है, ये कोणीय पोजीशन हुई, वो थीटा इतनी होगी, हम पीछे बता चुके हैं 1.22 लैम्बडा अपॉन ए। लैम्बडा अपॉन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और यही क्या हो गई, दोनों प्रतिबिंबों के बीच की दूरी, क्योंकि ये फर्स्ट ब्राइट का सेंटर और ये सेकंड ब्राइट का सेंटर, यही दूरी एक तरीके से प्रतिबिंब की लेंथ मान सकते हैं। ये कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, और इसे कह सकते हैं वस्तु की लंबाई। वैसे ये अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन एक मान के चलें तो ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई। बात समझ रहे हैं? दो वस्तुओं को ऐसे मान लें, ये उसका हेड है, ये टेल है किसी वस्तु का, तो एक तरीके से दो ऑब्जेक्ट मिलके एक ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उनका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो अगर आवर्धन क्षमता निकालें बच्चों, तो m बराबर v/u आपने पढ़ी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई ये हो गई r0, और r0 कितना होगा आप ये और समझ लें, ये तब था जब f डिस्टेंस पर था। कोणीय पोजीशन इतनी है 1.22 लैम्बडा अपॉन ए, यानी इसकी ये जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है। तो v डिस्टेंस चलने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं बता चुका हूँ कि जैसे ये फैलाव है, अगर ये कोई कोण बन रहा है, कोणीय पोजीशन है, स्क्रीन यहाँ पर है तो इतनी डिस्टेंस, यहाँ पहुँच गए तो ये बढ़ती जा रही है। तो v दूरी चलने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर v आ जाएगा f के स्थान पर। तो अब r0 कितना हो गया, 1.22 लैम्बडा v अपॉन a। बात समझ में आ गई होगी। वहाँ f था क्योंकि वहाँ दूरी f थी, तो r0 इतना आ गया। आप tan बीटा से निकाल सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रही तो tan बीटा इक्वल्स टू r0 अपॉन दिस, वो tan थीटा इक्वल्स टू r0 अपॉन दिस, और tan छोड़ देंगे, थीटा छोटा है इसलिए। ऐसे भी समझ सकते हैं, तो r0 इतना आ जाएगा। अगर जैसे पिछला लेक्चर नहीं देखा है बच्चों ने, तो ऐसे समझ सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी r0 बटे आधार हो गया v, और tan छोटा होने के कारण छोड़ दिया, तो थीटा बराबर r0 बटे v। तो r0 बराबर कितना आ गया बच्चों, थीटा इंटू v, यानी इतना, थीटा इतना है, और उसमें v का मल्टीप्लाई और कर दिया। तो आवर्धन निकालें v अपॉन u से बच्चों, तो कितना आ गया, v के स्थान पर आप कितना रखेंगे, ये r0, और u के स्थान पर रखेंगे ये d मिनिमम। सॉरी बच्चों, सॉरी, ये हम दूसरी बात बता गए अभी, सॉरी बच्चों, अगला स्टेप पर पहुंच गए हम v अपॉन u कर रहे हैं। एक साथ ही कर लेते हैं दोनों काम। आपने पढ़ा m बराबर v अपॉन u इक्वल्स टू i अपॉन o, ये पढ़ा है। i क्या है, इमेज की हाइट, प्रतिबिंब की लंबाई, और o क्या है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। तो इनमें वैल्यूज रखते हैं। v कितना हो गया, v, तो v ही रहा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी v, और u के स्थान पर f, क्योंकि वस्तु f के बहुत क्लोज रखी है, तो u के स्थान पर f बराबर i, यानी ये दूरी, यानी r0 बटे o, यानी d मिनिमम। अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से d मिनिमम निकालें बच्चों, तो कितना आ जाएगा, d मिनिमम इक्वल्स टू आ गया r0 इंटू f अपॉन v। r0 का मान रखते हैं, तो d मिनिमम, r0 हमारे पास ये रहा 1.22 लैम्बडा v अपॉन a इंटू f अपॉन नीचे v से v कैंसिल, तो d मिनिमम आ गया 1.22 लैम्बडा
एफ कहाँ से आ गया बच्चों? एफ अपॉन ए, ये है। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। यहाँ से देखें बीटा निकालते हैं, तो टेन बीटा इक्वल्स टू लंब यानी ये डिस्टेंस बटे आधार यानी ये डिस्टेंस। तो टेन बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, देखें ए बटे दो, क्योंकि ये पूरा जो अपर्चर है, जो व्यास है लेंस का, वो ए है, तो ये आधा हो गया ए बटे दो। ये डिस्टेंस ए बटे दो हुई बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ए बटे दो बटे आधार यानी ये यानी एफ, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो आप यहाँ u लेके भी चल सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने f लिखा है वहाँ u लिख दीजिए, तो यहाँ u आ जाएगा और u से u कैंसिल आउट होना है, यहाँ f से f कैंसिल आउट होना है। तो 10 को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बीटा छोटा है, तो बीटा बराबर 10 नहीं छोड़ रहे, सॉरी बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 10 बीटा बराबर ए बटे एफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए का मान रख देते हैं, तो ए बराबर कितना आ गया 2f 10 बीटा। ये ए का मान यहाँ रखेंगे बच्चों 2f 10 बीटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो d मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा एफ बटे ए के स्थान पर 2f 10 बीटा, एफ से एफ कैंसिल, तो क्या रह गया d मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा बटे 210 बीटा, ये आ गया। यही हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन सीमा आ गई बच्चों, ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, अभी नहीं आई है एक तरीके से। तो चलिए मैं इधर का हटा देता हूँ, ये सब हटा देते हैं अब। बीटा छोटा होने पर टेन बीटा के स्थान पर हम साइन बीटा भी लिख सकते हैं। तो डी मिनिमम कितना हो गया, तो ये जो डी मिनिमम आएगा बच्चों वही विभेदन सीमा होगी, फिर अलग से लिखना पड़ेगा, मैं यहीं लिख देता हूँ विभेदन सीमा यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये आ गई डी मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा बटे 2 साइन बीटा, 2 साइन बीटा, ये आ गया। ये हमारा रिजल्ट आ गया विभेदन सीमा का। और इसका उल्टा कर दें बच्चों तो क्या मिल जाएगा, विभेदन क्षमता, ठीक है। तो विभेदन क्षमता कितनी हो गई, यानी रिजॉल्विंग पावर 2 साइन बीटा बटे 1.22 लैम्डा। ये दो रिजल्ट आ गए हमारे पास। अब बच्चों होता क्या है, आगे की बात समझें।
आगे मैं जो बताना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं बच्चों की विभेदन क्षमता बढ़ जाए, यानी विभेदन सीमा कम हो जाए। तो विभेदन सीमा कम करने के लिए या विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए हम करते क्या हैं, कैसे बढ़ाएं विभेदन क्षमता, तो इसको भी अभी बताएंगे यहाँ पर। ये दोनों रिज़ल्ट यहीं रहने देते हैं, फिर यहाँ बताएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें बच्चों, आगे चलते हैं कि विभेदन सीमा कम कैसे की जाए या विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। तो एक बात समझ लें, ये जो अवदृश्यक है, ये जो माध्यम है, इसको बच्चों हम किसी वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम का प्रयोग करते हैं। वायु होगी तो हमारे एक्सप्रेशंस ये हैं, विभेदन सीमा इतनी होगी, विभेदन क्षमता इतनी होगी। अब अगर हम विभेदन सीमा घटाना चाहते हैं या विभेदन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम एक विशेष प्रकार के तेल में डुबो देते हैं वस्तु को और इस अवदृश्यक को। तो इससे यहाँ वायु के अलावा एक अन्य अपवर्तनांक का, अधिक अपवर्तनांक का, एक से अधिक ही होगा अपवर्तनांक अन्य माध्यम का, तो वह तेल होता है देवदार का तेल। क्योंकि बच्चों वस्तु तेल में ही डुबोई जा सकती है, कांच में नहीं डुबो के देख सकते। तो देवदार का तेल यानी केडर वुड ऑयल, इसका जो अपवर्तनांक होता है लगभग कांच के बराबर होता है। इसका अपवर्तनांक म्यू इस देवदार के तेल का लगभग किसके बराबर होता है, कांच के अपवर्तनांक, यानी 1.5 के आसपास ही होता है म्यू ऑफ ग्लास के। तो अब बच्चों, जब हमने यहाँ पर वायु के स्थान पर ये ऑयल डाल दिया, अब यहाँ पर ऑयल है, ऑयल में डुबो दिया है ये अरेंजमेंट, अब वायु नहीं है, तो ये फॉर्मूले बदल जाएंगे। तो अब क्या हो जाएंगे, अब मैं यहीं कर दूं, आपने पीछे तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। जैसे ही म्यू इस ऑयल का जिसमें आपने इसको डुबोया है उसका अपवर्तनांक म्यू है, तो यहाँ 2 म्यू साइन बीटा हो जाएगा बच्चों। अब क्या हो जाएगा, नया फॉर्मूला 2 म्यू साइन बीटा, यानी यहाँ भी लिख दें 2 म्यू साइन बीटा। तो देखें म्यू 1 से बड़ा है, तो विभेदन सीमा घट गई, म्यू 1 से बड़ा हो गया, विभेदन सीमा घट गई और विभेदन क्षमता बढ़ गई, क्योंकि यहाँ म्यू ऊपर है। तो बात समझ गए। तो हम ऑयल में डुबो दें तो हमारे फॉर्मूले ये हो जाते हैं, और ऑयल में ही डुबो के बच्चों देखा जाता है, जिससे रिजोल्विंग पावर और बढ़ जाए। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये जो पद है म्यू साइन बीटा, म्यू साइन बीटा, ये पद उस सूक्ष्मदर्शी का, अवदृश्यक का न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है, संख्यात्मक द्वारक। क्या कहलाता है ये, संख्यात्मक द्वारक, यानी न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या कहलाता है बच्चों, न्यूमेरिकल अपर्चर। शॉर्ट में इसको NA लिख देते हैं, और इसका मान माइक्रोस्कोप पे लिखा रहता है, वो म्यू साइन बीटा का मान होगा बच्चों। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभेदन सीमा बराबर कितनी लिख सकते हैं, 1.22 लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर NA। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये माइक्रोस्कोप पर लिखी होगी, और ये कितना हो जाएगा 2NA अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। विभेदन क्षमता इतनी हो गई और विभेदन सीमा इतनी हो गई।
ये आप नए नए स्टेप से लिखना, एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स बना लेना, क्योंकि थोड़ा जगह के अभाव में मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो एक बात तो ये रही बच्चों कि विभेदन सीमा कैसे घटाई जाए और विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। दूसरा तरीका एक और भी है विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए कि हम बीटा बढ़ा लें। बीटा बढ़ाने का मतलब वस्तु को और पास ले आएँ, लेकिन बच्चों हमारी एक मजबूरी है कि हम फोकस से अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमने अभी कहाँ रखी है वस्तु, जैसे कोण बीटा बढ़ाना है, और बीटा क्या है, वस्तु से या कह लें फोकस से बना हुआ इस पर कोण, ये यहाँ पर फोकस है, वस्तु इसके परे ही रखनी है। इस बीटा को बढ़ाने के लिए वस्तु को हमें इधर रखना होगा, तो फिर हमें इधर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। यानी बीटा को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। बीटा तभी बढ़ता जब हम आगे ले जाएं, और आगे ले जाने का मतलब फोकस के अंदर ले जाएं, तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, लेंस के ही हो, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो बीटा पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए हमने म्यू इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको तेल में डुबो दिया, जिससे विभेदन सीमा घट गई और विभेदन क्षमता बढ़ गई। दूसरा तरीका एक और है कि हमारे पास लैम्बडा है। दूरदर्शी में हमारे पास जो प्रकाश आ रहा था वो दूर स्थित तारों से या जो भी ल्यूमिनियस बॉडी थी उनसे आ रहा था, लेकिन यहाँ वस्तुएं हमारे निकट हैं, हम अपनी मर्जी से जो चाहें उस वेवलेंथ की लाइट को प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि हम कम वेवलेंथ की लाइट यूज़ करें, जिससे विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी, विभेदन सीमा घट जाएगी। जैसे हम श्वेत प्रकाश के स्थान पर, ये तो बच्चों हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं कि श्वेत प्रकाश के स्थान पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नीला या बैंगनी प्रकाश, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, दिव्य, और इसे बैंगनी प्रकाश यूज़ करें तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितना होगा बच्चों, 4000 एंगस्ट्रॉम के लगभग होगी। बात समझ रहे हैं। कब, जब हम वायलेट लाइट यूज़ कर रहे हैं, और श्वेत प्रकाश यूज़ करते तो 5500। तो इसकी बजाय हम वायलेट यूज़ करें 4000, क्योंकि वो कम है, सबसे कम वायलेट नीलेपन की ओर ही होगी, वायलेट या नीला कह लें। तो यहाँ लैम्बडा कम होगा तो डी मिनिमम कम होगा, लैम्बडा कम होगा रिजोल्विंग पावर ज़्यादा होगी। और कितने का फर्क पड़ जाएगा बच्चों, जैसे यहाँ लैम्बडा रखते हो तो विभेदन क्षमता लगभग, जैसे इसका रेशियो निकाल लें 5500/4000, 0 से 0 0, 4 का भाग 2 इसमें, तो अगर इसको 56 भी मान लें तो लगभग 14 हो गया, तो लगभग 1.4 गुना विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी, यानी मोटे तौर पर 1.5 गुनी सी हो जाएगी लगभग, यानी 1.4 टाइम्स। तो विभेदन क्षमता बढ़ गई। कब, हम श्वेत प्रकाश यूज़ न करके वायलेट यूज़ करें, ठीक है बच्चों। तो इन तरीक़ों से हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। तो हमने अब तक बच्चों यानी लेक्चर नंबर 19 तक जो प्रकाशिक यंत्र थे, जैसे मानव नेत्र, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इनकी विभेदन सीमाएं और विभेदन क्षमताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको डायरेक्ट सूत्र याद कराने की बजाय हमने उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश की बच्चों। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़िया सा नोट्स बनाइए इसका, और मन लगा के 1-2 बार रिवीजन कीजिए, टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।